हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद RSR। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो चलिए इंतजार की घड़ियों का सत्यानाश करते हुए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो कितने भागों में किया गया है? तो भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसके बाद में आता है उत्तर का विशाल मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर तीसरा आता है थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट। फिर इसके बाद में चौथा आता है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन। इसके बाद में पांचवा भाग है इसका कौन सा? तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद में छठा जो आता है वो कौन सा है? वो है द्वीप समूह यानी आइलैंड्स वगैरह जो हैं वो इसके छठे भाग के अंतर आते हैं। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है। कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। ये जो आपको ऊपर सबसे ऊपर जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यानी जो हिमालय वाला रीजन जो है ये वो है कौन सा? ब्राउन कलर का। फिर इसके बाद में जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसके बाद में तीसरा आता है ये जो लाइट येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है? ये थार मरुस्थल है यानी थार डेजर्ट है। इसके बाद में ये जो डार्क येलो कलर है ये कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। और पांचवा आता है तटीय मैदान। और वो कहाँ पर है? वो जो ये आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तटीय मैदान है यानी ये जो कोस्टल वाले रीजन है वो है। इसके बाद में छठा आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह कौन से हैं? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये, और ये जो लक्षद्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? आइलैंड्स यानी द्वीप समूह के अंदर आते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है जो कितने भागों में किया गया है? जो 6 भागों में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हिमालय का निर्माण किस भूसंनति से हुआ है, यानी हिमालय का निर्माण कौन से सिद्धांत के अनुसार हुआ है? तो वो हुआ है 33 भूसंनति के अनुसार। यानी हिमालय का जो निर्माण है वो कौन से सागर के स्थान पर हुआ है? तो वो हुआ है 33 सागर के स्थान पर, इसीलिए इसको 33 भूसंनति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हिमालय का निर्माण किस सागर के स्थान पर हुआ है? जो मैंने आपको अभी बताया कौन से सागर के स्थान पर, तो वो हुआ है 33 सागर के स्थान पर। ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपको भारत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भारत के अंदर ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो आप लोग देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का जो रीजन है ये आप लोग देख सकते हैं। इस स्थान पर पहले क्या हुआ करता था? तो यहाँ पर पहले होता था 33 सागर। और इस इधर जो है ये भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और इधर ये कौन सा है? ये अंगारा लैंड है। जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो वहाँ पर 33 सागर का तो 33 सागर जो था वो तो नष्ट हो गया और उसके स्थान पर क्या बन गया? उसके स्थान पर निर्माण हुआ किसका? हिमालय का। तो ये जो अब आप लोग देख सकते हैं, ये जो हिमालय की जो श्रेणी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा क्षेत्र आप लोग दिखाई दे रहे हैं ये किसके स्थान पर हुआ है? ये 33 सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कोवर का भूसंनति सिद्धांत क्या है, यानी वो जो 33 भूसंनति का सिद्धांत है वो क्या है? तो कोवर का भूसंनति सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण 33 सागर के स्थान पर हुआ है। इसे ही 33 भूसंनति भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोवर का भूसंनति सिद्धांत है, इसे ही 33 भूसंनति भी कहा जाता है। और इसके अनुसार हिमालय का जो निर्माण है वो किसके स्थान पर हुआ है? तो हिमालय का निर्माण 33 सागर के स्थान पर हुआ है, इसीलिए इसे 33 भूसंनति भी कहा जाता है और इसे कोवर का भूसंनति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग था और ये जो इधर जो है ये अंगारा लैंड था। जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया तो इससे क्या हुआ? तो इससे हुआ कि जो 33 सागर था वो तो नष्ट हो गया और उसके स्थान पर किसका निर्माण हुआ? तो वहाँ पर निर्माण हुआ हिमालय का। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट दिया हुआ है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो पर्वतों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कई ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं, जैसे कि ये जो आपको
कई पर्वत ऐसे भी होते हैं, ये जो ब्लॉक के रूप में होते हैं उन्हें ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। और इस प्रकार के कई जो होते हैं वो फोल्ड माउंटेन भी होते हैं, ऐसे वलित पर्वत भी होते हैं। और तीसरा इसका जो प्रकार आता है वो कौन सा होता है, वो होता है लावा माउंटेन। ये जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है फिर उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लावा माउंटेन। यानी जो लावा पर्वत होता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है ये जो ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है बाहर, उससे जो पर्वत का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है लावा माउंटेन। तो माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, एक तो वलित पर्वत होता है यानी फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक पर्वत होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लावा माउंटेन। तो ये जो हमारा हिमालय है ये किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये जो हिमालय है ये कौन सा है, तो हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। यानी जो मैंने आपको अभी बताया जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे फोल्ड माउंटेन दिखाई देते हैं, और हिमालय भी एक वलित पर्वत है यानी एक फोल्ड माउंटेन ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन कितने थे, तो भारत का भौगोलिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। और जो उसका फर्स्ट पार्ट है कौन सा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके भी कई पार्ट किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो हिमालय के 4 भाग हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है इसका ट्रांस हिमालय, ये सबसे पुराना भाग है यानी हिमालय का सबसे पुराना भाग है, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। और इसके बाद में जो भाग आते हैं हिमालय के उनका निर्माण इससे बाद में हुआ है। और जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, इसीलिए उसको हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय के अंदर सबसे पहले बना था। तो इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। और ये जो ग्रेट हिमालय है इसी के अंदर दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में तीसरा पार्ट आता है इसका लघु हिमालय, या इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। और ये जो महान हिमालय है इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। और इसके बाद में इसका चौथा और लास्ट पार्ट आता है कौन सा, तो वो है शिवालिक हिमालय, यानी इसको इंग्लिश में भी शिवालिक हिमालय ही कहेंगे। लघु हिमालय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेसर हिमालय। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय, और ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय ही कहेंगे। तो ये हिमालय के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे पहले बना था, और जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे बाद में बना था। और ये जो महान हिमालय है इसके अंदर पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी के अंदर पाई जाती हैं, किसके अंदर, महान हिमालय के अंदर। और ये जो लघु हिमालय है इसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिमालय के अंदर सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, तो वो हुआ था ट्रांस हिमालय का। तो सबसे पुराना भाग भी कौन सा हुआ, तो हिमालय का सबसे पुराना भाग भी कौन सा है, तो वो है ट्रांस हिमालय। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ऊपर जो भाग है इसका हिमालय का, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये जो सबसे ऊपरी जो भाग है इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय, या इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। लेकिन इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसका इंग्लिश नाम है ट्रांस हिमालय। और ये हिमालय का सबसे पुराना भाग है यानी इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। यानी हिमालय के जो पार इसका आधा भाग हमें दिखाई नहीं देता है, आधा भाग किस साइड है, तो आधा भाग चीन की तरफ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हिमालय का कौन सा भाग सबसे बाद में बना था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय सबसे पहले बना था, और सबसे बाद में कौन सा बना था, सबसे बाद में बना था शिवालिक हिमालय। और इसे हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको इसको तो कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ये जो इधर सबसे लास्ट में ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर का विशाल मैदान है, इसके जो पास में है वो कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय। और इसी को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हिमालय का पाद प्रदेश किसको कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है हिमालय का पाद प्रदेश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। इस पाद के ऊपर आप भावनाओं के ऊपर ना जाएं, ये इस पाद का मतलब है कि जो हिमालय का पैर वाला रीजन होता है वो कौन सा है, वो है, यानी हिमालय को अगर हम लोग एक इंसान की तरह देखें तो उसके जो पैर होंगे तो वो पैर वाला हिस्सा कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय। यानी पैर को पाद भी कहा जाता है संस्कृत के अंदर, तो हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है किसको, शिवालिक हिमालय को। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर के अंदर भी दिखा दिया है शिवालिक हिमालय कहाँ पर है,
तो वो है यहाँ पर ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो इसके साथ में लगा हुआ है, जो ब्राउन कलर का है आप लोग ये देख सकते हैं, इसी को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती हैं? तो कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? तो ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी आती है। किसके अंदर? ट्रांस हिमालय के अंदर। और इन्हीं श्रेणियों के अंदर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। और ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये कौन से क्षेत्र में है, भारत के अंदर कौन से रीजन के अंदर हैं? तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो काराकोरम है ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, लद्दाख है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। वर्तमान में ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, इसलिए जो लद्दाख श्रेणी है ये लद्दाख के अंदर है। और ये जो जास्कर श्रेणी है ये भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो ये जो हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कई लोग माउंट एवरेस्ट को लगा देंगे, लेकिन वो भारत की नहीं है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और वो कहाँ पर है? तो वो है नेपाल के अंदर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, और वो किसका भाग है? तो वो है ट्रांस हिमालय का भाग। और वो कहाँ पर है? वो है भारत के अंदर। और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, वो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? तो वो आता है काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी वर्तमान में पीओके वाले रीजन में है। पीओके से क्या मतलब है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये है पीओके वाले रीजन में, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर है। कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर। तो इसके अंदर इस पिक्चर का तो कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी ये आ गई गलती से, तो चलिए इसको इग्नोर कीजिए। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? वो है 8611 मीटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं 8611 मीटर। ये किलोमीटर नहीं है, ये सिर्फ मीटर ही है गाइज, कहीं आप लोग किलोमीटर मत कर लेना, ये मीटर ही है 8848 मीटर। यहाँ पर इस पिक्चर का तो कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ गई, तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम और लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो काराकोरम और ये जो लद्दाख श्रेणी है यहाँ पर स्थित है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये है भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम करता है। कौन सा? ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इन तीन देशों के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो हिमालय के जो 4 भाग हैं कौन कौन से? एक तो ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा आता है महाल हिमालय, फिर तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो ये है हिमालय के ट्रांस जो हिमालय है, यानी ट्रांस हिमालय जो है उसका हिस्सा है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पर ही स्थित है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम कौन करता है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो वो कौन करता है? तो वो करता है सियाचिन ग्लेशियर। यानी इधर ये जो पाकिस्तान इधर जो आता है, ये मैं थोड़ा सा बताऊं तो इधर पाकिस्तान है, ये भारत है और ये जो चीन है, इसके बीच में एक ट्राई जंक्शन का काम कौन करता है? तो वो करता है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। और वो कहाँ पर है? वो है
काराकोरम और ये जो लद्दाख श्रेणी है वहाँ पर स्थित है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, यानी ये जो भोलेनाथ का जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है तिब्बत के पठार के अंदर। और ये कहाँ पर है, ये है चीन के अंदर। तो कैलाश पर्वत कहाँ पर है, वो है तिब्बत के पठार के अंदर, और वो भी कहाँ पर, वो है चीन के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या, कि ये जो महान हिमालय है यानी ये जो ग्रेट हिमालय है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर पूरी दुनिया यानी पूरे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी के अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर, महान जो हिमालय है यानी ये जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महान हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं, तो महान हिमालय यानी जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर है सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है नेपाल के अंदर। और वो किस श्रेणी का भाग है, तो वो है महान हिमालय का भाग। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय के अंदर। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी माउंट एवरेस्ट है वो भी कहाँ पर है, वो है महान हिमालय के अंदर। और महान हिमालय में भी कहाँ पर, तो वो है नेपाल के अंदर। और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,850 मीटर। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी है कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत चोटी है वो भी कहाँ पर है, वो भी है महान हिमालय के अंदर। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिक्किम के अंदर। ये आप लोग एज इट इज़ याद रखिएगा कि जो पर्वत चोटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट कहाँ पर हैं, यानी ये महान हिमालय के अंदर तो है ही, लेकिन ये जो इनकी जगह भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो माउंट एवरेस्ट बताया मैंने आपको नेपाल के अंदर है और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा मैंने बताया कंचनजंगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर से याद रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, वो है सिक्किम के अंदर। इससे एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में तीसरा आता है नंदा देवी, और नंदा देवी कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड के अंदर। तो इसके बाद में चौथी आती है, चौथा है क्या, नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके बाद में पांचवा है नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं गाइज जो आपको ज़रूर से याद रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ इनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि ये जो नामचा बरवा पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। ये जो कामेट है ये कॉमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है, ये कामेट कहते हैं इसको। और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो महान हिमालय की जो ये 6 महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं ये आपको ज़रूर से याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट, यानी जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहाँ पर है, तो वो है महान हिमालय के अंदर। और महान हिमालय में भी कहाँ पर, वो है नेपाल के अंदर। और इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, कई जगह पर 8,848 मीटर भी दी हुई होती है। तो ये 1-2 का डिफरेंस चलता रहता है, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको अप्रोक्स याद रखनी है कौन सी, 8,850 मीटर। 48 या 50 के अंदर कन्फ्यूज मत होइएगा, 48-50 इतना डिफरेंस चलता है। तो चलिए इसके बाद में आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो वो है सिक्किम के अंदर। फिर तीसरा है नंदा देवी, नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर। चौथा है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। पांचवा है नामचा बरवा, और नामचा बरवा कहाँ पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और फिर छठी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, वो है कॉमेट। ये कॉमेट नहीं है, ये कामेट है। और ये कहाँ पर है, ये भी है उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्यवर्धक पर्वत चोटियाँ कौन सी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, यानी जो अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, जो पर्वत चोटियाँ जिनसे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है वो कहाँ पर स्थित हैं, तो वो पाई जाती हैं लघु हिमालय के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हिमालय का ये जो ट्रांस हिमालय के जो नीचे भाग है ये महान हिमालय थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर आता है महान हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, और इसके सबसे नीचे आता है कौन सा, शिवालिक
हिमालय। तो ये जो स्वास्थ्यवर्धक जो चोटियाँ हैं, यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, वो चोटियाँ कहाँ पर हैं, तो वो पाई जाती हैं यहाँ पर। ये जो तीसरा आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरा जो देख सकते हैं आप लोग, कौन सा, लघु हिमालय, यहीं पर स्वास्थ्यवर्धक चोटियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। तो लघु हिमालय में कौन सी हैं, तो वो है, सबसे पहली है कुल्लू घाटी, यानी जो आप लोग कुल्लू मनाली नाम लेते हैं, कुल्लू मनाली, तो वो कहाँ पर है, वो लघु हिमालय के अंदर है। और इसके अंदर और कौन कौन सी हैं, तो कुल्लू घाटी है, दूसरी है मनाली घाटी, तीसरी है चुंबी घाटी, फिर आती है मसूरी घाटी, यानी मसूरी जो IAS की जो एग्ज़ाम होती है उसके बाद में जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो मसूरी के अंदर ही होती है। ये बहुत अच्छी जगह है, मौका मिले तो घूमकर ज़रूर आइएगा। तो ये जो कुल्लू मनाली है, चुंबी घाटी है, मसूरी है, इसके बाद में पांचवी कौन सी है, शिमला, कई कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं शिमले जाना पा शिमले, तो वो शिमले कहाँ पर है, तो वो है लघु हिमालय के अंदर। तो ये लघु हिमालय की कुछ 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। ये एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू घाटी है वो हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, तो आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज ना होए, वो किस भाग का हिस्सा है, तो वो है लघु हिमालय का हिस्सा है। ये जो कुल्लू मनाली, इसको आप लोग साथ में याद रखिए, कुल्लू मनाली, फिर तीसरा है चुंबी घाटी, मसूरी घाटी, ये जो शिमला घाटी है, ये जितनी भी जो घूमने लायक जो जगह हैं वो सभी कहाँ पर हैं, वो है लघु हिमालय के अंदर। यानी जो शिवालिक हिमालय के जो ऊपर वाला रीजन है, कौन सा, लघु हिमालय, वहीं पर कौन सी चोटियाँ स्थित हैं, यानी कौन सी ये छोटी छोटी पर्वत चोटियाँ होती हैं, ये हिमालय की जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं होती, ये घूमने के प्लेस होते हैं, ये जो हिल स्टेशन होते हैं, ये वैसा ही कुछ है। तो ये जो कुल्लू मनाली है, चुंबी घाटी है, मसूरी घाटी है, शिमला घाटी है, ये सब घूमने की जगह होती है। और ये स्वास्थ्यवर्धक चोटियाँ भी कहते हैं इनको, यानी इनसे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और ये सभी कहाँ पर हैं, ये है लघु हिमालय के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, वो भी कहा जाता है किसको, लघु हिमालय को। यानी हिमालय का पाद प्रदेश तो कहते हैं शिवालिक हिमालय को, और जो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है वो किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं लघु हिमालय को। लघु हिमालय के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो ये जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं इनको जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग। ये मार्ग नहीं है, ये मर्ग है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये मार्ग नहीं है, ये मर्ग है। तो ये जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं इनको जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं मर्ग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 2 प्रकार के, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मर्ग। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो सोनमर्ग और दूसरा क्या है, गुलमर्ग। तो ये 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी जो लघु हिमालय के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन कौन से, सोनमर्ग और दूसरा क्या है, गुलमर्ग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय में पाए जाने वाले मैदानी क्षेत्रों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में तो इनको मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं इनको द्वार। और वो कौन कौन से हैं, एक तो हरिद्वार है, और ऐसे कई द्वार हैं कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। और ये जो घास के मैदानी क्षेत्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, द्वार, उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में दून किसको कहा जाता है, तो ये जो लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं इनको उत्तराखंड में द्वार के अलावा दून भी कहा जाता है। और दून कौन सा, देहरादून। और ये जो घास के मैदान हैं इनको और भी कई नामों से बुलाया जाता है, तो वो क्या है, एक तो बुयाल और दूसरा क्या है, पयाल। यानी इनको दून भी कहते हैं, इनको द्वार भी कहते हैं, और इनका एक तीसरा और चौथा नाम और है, वो क्या है, तो तीसरा है बुयाल और चौथा क्या है, पयाल। यानी इनको बुयाल और पयाल भी कहा जाता है किसको, ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर, लघु हिमालय के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से भाग में पाया जाता है, तो वो कौन से भाग में पाया जाता है, तो हिमालय वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर
सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लघु हिमालय के अंदर। यानी ये जो उत्तराखंड देहरादून वाला जो क्षेत्र है, ये जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कहाँ पर, लघु हिमालय के अंदर। ये जो हिमालय वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, वहाँ में इन सब के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो लघु हिमालय के अंदर ही पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ पर स्थित है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, कहीं कहीं पर ये 8,848 मीटर भी लिखी हुई है। तो ये जो 1-2 का डिफरेंस है वो चलता रहता है, लेकिन ये जो अप्रोक्स ऊंचाई है इसकी वो कितनी है, 8,850 मीटर। और ये कहाँ पर है, ये भारत के अंदर नहीं है, ये है नेपाल के अंदर। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यानी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत नहीं है, ये एक चोटी का नाम है। यानी ये कोई पर्वत नहीं है, ये एक पर्वत चोटी का नाम है, क्या, माउंट एवरेस्ट। और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कई लोग इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी मान लेते हैं, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये नेपाल के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,850 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, तो वो है सिक्किम के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,598 मीटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, यानी पर्वत चोटी कौन सी है, वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन वो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर नहीं है, वो कहाँ पर है, वो लद्दाख के अंदर है। लेकिन वो कौन से क्षेत्र में है, वो पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर स्थित है। तो वो वर्तमान के अंदर पूरी तरह से भारत के अंदर नहीं है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। लेकिन ये जो कंचनजंगा है ये भारत के अंदर है। और अगर हमें वास्तव में अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी हो तो हम लोग किसको बता सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कंचनजंगा को। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है सिक्किम के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,598 मीटर। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर हमें वास्तव में पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत के अंदर है वो कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा और वो कहाँ पर है, वो सिक्किम के अंदर है। लेकिन अगर हमें भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मकालू पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो मकालू पर्वत है ये कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,481 मीटर। गाइज ये कुछ हिमालय के महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और उनकी ऊंचाई भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये थोड़ा सा 1-2 का डिफरेंस चलता रहता है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए जो सारे हिमालय के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, उनके जगह और उनकी ऊंचाई के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है धौलागिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो धौलागिरी पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये जो धौलागिरी है वो है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,172 मीटर। यानी नेपाल के अंदर हमने कितने पर्वत देख लिए, हमने 3 पर्वत देख लिए हैं। कौन कौन सा, एक तो माउंट एवरेस्ट देखा हमने, एक धौलागिरी देखा और ये जो पीछे हमने देखा था कौन सा, मकालू पर्वत, ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,481 मीटर। और ये जो धौलागिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 8,172 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ये आप इसके नाम पर नहीं जाएं, ये भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पर्वत का नाम है जो कहाँ पर स्थित है, जो है जम्मू कश्मीर के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8,126 मीटर। यानी जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, वो है जम्मू कश्मीर के अंदर और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा, क्योंकि ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा और आप इसको इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कौन सा, ये जो नंगा पर्वत मैंने आपको बताया
कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8078 मीटर। तो इसको भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि जो अन्नपूर्णा पर्वत है ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। और ये कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये जो इसकी जगह है यानी कहाँ पर स्थित है वो पूछ लिया जाता है। तो ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर हमने अभी तक 4 पर्वत देख लिए हैं। कौन सा, ये जो वो पहले मकालू देखा था, ये अन्नपूर्णा देखा, फिर धौलागिरी देखा, और जो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है कौन सी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो वो थी 8848 या 8850 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ पर है, ये है 7817 मीटर। अगर आप लोग जो सौरभ जोशी है उसके व्लॉग्स देखते होंगे तो वो बार बार इसकी बात करते रहते हैं। कौन से पर्वत की, ये जो नंदा देवी है। और कई जो व्लॉगर होते हैं जो यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, वो इनको दिखाते भी हैं। आपने देखा भी होगा जो सौरभ जोशी है वो कई बार इस पर्वत पर, ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इन पर जाते रहते हैं और वो इसके बारे में भी कई बार बात करते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कौन सा, नंदा देवी। लेकिन और ये है कहाँ पर, ये है उत्तराखंड के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7817 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कॉमेट पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये कॉमेट नहीं है, ये कॉमेट है, यानी इसको कामेट भी बोल सकते हैं हम, या इसको कॉमेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कॉमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है गाइज, क्योंकि कई जो चीज़ें हैं वो टाइपिंग में आ नहीं पाती, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन इतनी हो नहीं पाती ना, तो वो कई चीज़ें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती हैं। जैसे कि वो पहले हुआ था, वो जो मर्ग लिखना चाह रहा था लेकिन वो मार्ग आ गया था, और यहाँ पर ये जो कामेट या कोमेट पर्वत जो है उसको यहाँ पर कॉमेट लिख दिया गया है, लेकिन ये कामेट है। और ये जो कामेट पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी है उत्तराखंड के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7817 मीटर। तो इसको भी आप लोग ज़रूर से याद करिएगा क्योंकि ये भी 2-3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नामचा बरुआ पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो नामचा बरुआ है ये सबसे ईस्ट में स्थित है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ पर होगा। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है गाइज। आप सोचेंगे कि मैं सारे पर्वत ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो गाइज मैं जो यहाँ पर सारे पर्वत जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, वो सारे जो पर्वत मैंने जो आपको बताए और उनकी ऊंचाई बताई वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं सबके आगे इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं और ये बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। इसीलिए मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इनको नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये सबसे ईस्ट में स्थित है और ये कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का भी सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। यहाँ पर कौन सा, किबिथु या वालांगू। तो ये जो नामचा बरुआ पर्वत है ये वहीं पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7756 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है गुरुला मंदाता पर्वत कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो ये जो गुरुला मंदाता है ये भी कहाँ पर है, ये भी है नेपाल के अंदर। तो हमने कितनी सारी जो माउंटेन पीक्स हैं वो देख ली हैं जो नेपाल के अंदर स्थित है। तो नेपाल सबसे इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स हैं। जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स है वो कहाँ पर है, वो सारी नेपाल के अंदर ही हैं। और जो भारत, जो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो भी कहाँ पर है, वो भी है नेपाल के अंदर। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी, 8848 या 8850 मीटर। तो चलिए ये जो गुरुला मंदाता पर्वत है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 7728 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है केटू या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई क्या है और यह कहाँ पर स्थित है। ये जो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन ये वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है, ये पीओके वाले रीजन के अंदर है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है
ये वहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो मैंने आपको बताई थी, वो है कंचनजंगा। और वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिक्किम के अंदर। तो ये जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई क्या है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो K2 है इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख के अंदर है। लेकिन ये लद्दाख के अंदर POK वाले रीजन में है, यानी पाक जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, क्या वो है कंचनजंगा। तो ये जो भारत का सबसे वर्तमान के अंदर जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो पूर्ण रूप से भारत के अंदर है, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नहीं है, जो भारत के अंदर ही है, और वो कौन सा है, वो है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा उत्तराखंड में नहीं है, ये कंचनजंगा कहाँ पर है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8598 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो यानी जो मैंने आपको बताया था कल, सबसे भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया था, तो वो किया गया था 6 भागों में। कौन कौन से, एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आया था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, फिर था थार मरुस्थल, और उसके बाद में 5वां था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, फिर 5वां था तटीय मैदान, और छठा क्या था, द्वीप समूह। तो जो दूसरे नंबर पे था जो उत्तर का विशाल मैदान था, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो उसका निर्माण हुआ है नदियों से। और मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो 2 नदियाँ हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनसे ही उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये नदियाँ कहाँ से आती हैं, तो ये आती हैं हिमालय से, यानी जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उससे जो नदियाँ नीचे आती हैं, उसी से निर्माण हुआ है किसका, उत्तर के विशाल मैदान का। और इसको पंजाब और हरियाणा का मैदान भी बोला जाता है। वो किस साइड है, वो राजस्थान के अंदर भी उसका कुछ भाग है, और पंजाब और हरियाणा के अंदर उसका भाग है कौन सा, और वो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो किससे बना है, वो सिंधु सतलज और उसकी सहायक नदियों से बना है। और ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी जो यूपी झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो किससे बना है, वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने में किया गया है, तो इसको क्यों नहीं रहा, ये इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट है भावर प्रदेश, इसके बाद में दूसरा है तराई प्रदेश, इसके बाद में तीसरा आता है बांगर प्रदेश, और चौथा क्या है, खादर प्रदेश। यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी उसका जो उप विभाजन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है, तो वो किया गया है 4 भागों के अंदर। कौन कौन से, एक तो भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, और चौथा क्या है, चौथा है खादर प्रदेश। ये जो भावर प्रदेश है, यहाँ पर जो है नदियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, यानी जो जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं, वो यहाँ पर कौन से क्षेत्र के अंदर, ये जो भावर प्रदेश है वहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद में जो तराई प्रदेश है, वहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जो गोल गोल जो पत्थर होते हैं, आपने कई जगह पर देखे होंगे, जो शिवलिंग के पास भी मिलते हैं, और कई जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पर जो गोल गोल जो पत्थर होते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र के अंदर, तो ये जो तराई प्रदेश है, यहाँ पर जो गोल गोल पत्थर होते हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देनी शुरू होती है। यानी भावर प्रदेश के अंदर तो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, यानी नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। और इसके बाद में जो तराई प्रदेश है, इसके नीचे आता है, भावर प्रदेश के नीचे आता है तराई प्रदेश, और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। फिर जो नीचे आता है हमारा बांगर प्रदेश, ये क्या है, ये इनको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। बाढ़ के मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैदान बने हैं वो किससे बने हैं, ये जो नदियाँ होती हैं इनसे जो कई बार बाढ़ आ जाती है, यानी जो
जल का स्तर होता है जो वो बढ़ जाता है तब बाढ़ आ जाती है। और जो बाढ़ होती है उससे जिन मैदानों का निर्माण हुआ है वो कौन से हैं, जो ये बांगर और जो खादर प्रदेश है ये बाढ़ के मैदान कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के अंदर जो बाढ़ आ जाती है उनसे इनका निर्माण हुआ है, यानी उनसे जो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे इन दोनों प्रदेशों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। और ये जो बांगर प्रदेश है यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये जो खादर प्रदेश है यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, फिर है बांगर प्रदेश और चौथा क्या है? खादर प्रदेश। सबसे ऊपर आता है भावर प्रदेश, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। दूसरा आता है तराई प्रदेश, उसके नीचे जस्ट नीचे आता है ये, यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं और यहाँ पर गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं। फिर उसके नीचे आता है बांगर प्रदेश और ये यहाँ पर पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और इनको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। और ये जो खादर प्रदेश है इसको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है और यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा भावर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, भावर प्रदेश किसको कहते हैं? जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, यानी नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भावर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तराई प्रदेश किसको कहते हैं? तो ये जो तराई प्रदेश है ये किसके नीचे आता है? ये आता है भावर प्रदेश के जस्ट नीचे, यानी अगर इंडिया का मैप हम देखेंगे तो ये जो हिमालय के नीचे ये जो मैदान शुरू होता है, यानी जो उत्तर का विशाल मैदान है जो शुरू होता है, तो सबसे ऊपरी भाग कौन सा होगा? तो वो होगा भावर प्रदेश और वहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। और उसके जस्ट नीचे आता है तराई प्रदेश। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गोल गोल जो पत्थर होते हैं, आप लोगों ने कई बार समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पर देखा होगा, जो गोल गोल पत्थर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो तराई प्रदेश होता है यहीं पर पाए जाते हैं। कौन से? वो जो गोल पत्थर होते हैं वो तराई प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं और यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बांगर प्रदेश किसको कहते हैं? तो बांगर प्रदेश मैंने आपको बताया, ये जो होते हैं जो बांगर प्रदेश है इसको बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों में कई बार बाढ़ आ जाती है और जो नदियों में जो बाढ़ आती है उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से इस बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बाढ़ के मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ही खादर प्रदेश भी है, वो भी बाढ़ से ही बने हैं, इसीलिए उनको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है। तो ये बांगर प्रदेश था जो बाढ़ के मैदान है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है खादर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो खादर प्रदेश किसको कहते हैं? तो ये जो खादर प्रदेश है इसको भी बाढ़ के मैदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नदियों के अंदर जो बाढ़ आ जाती है उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से इनका भी निर्माण हुआ है। कौन से? खादर प्रदेश का। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और वो जो बांगर प्रदेश था वहाँ पर क्या पाई जा रही थी? वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है उत्तर का विशाल मैदान का उप विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो वो कितने में किया गया है? तो वो किया गया है 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, और ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसको सिंधु व सतलज का मैदान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसका निर्माण कौन सी नदियों और कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ है? तो ये जो सिंधु और जो सतलज नदी है और जो इनकी सहायक नदियाँ हैं उससे ही निर्माण हुआ है। किसका? पंजाब और हरियाणा के मैदान का। यानी ये जो सिंधु और जो सतलज नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे ही किसका निर्माण हुआ है? उससे ही निर्माण हुआ है पंजाब और हरियाणा के मैदान का। और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जो फर्टाइल जो क्षेत्र है वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? वो है पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर समतल जमीन पाई जाती है। और ये किससे बना है? ये सिंधु और सतलज और उनकी सहायक नदियों से निर्माण हुआ है। किसका? ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। और ये भाग किसका है? ये उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। तो चलिए दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है इसका राजस्थान का मैदान। और ये जो राजस्थान का जो मैदान है उसको कहते हैं मरुस्थलीय मैदान। यानी ये जो हरियाणा और जो पंजाब का कुछ भाग जो है, हरियाणा और पंजाब का जो मैदान है उसका कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी आता है और
वो कैसा है, तो राजस्थान कैसा है, राजस्थान के अंदर पानी की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पर मैदान कैसा होगा, तो यहाँ पर मैदान होगा मरुस्थलीय। तो ये जो राजस्थान का मैदान है ये मरुस्थलीय मैदान है। इसके बाद में तीसरा आता है गंगा का मैदान, और गंगा का जो मैदान है ये जो यूपी वाला क्षेत्र है, ये जो यूपी झारखंड वाला जो क्षेत्र है ये किससे बना है, तो ये बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों से। यानी गंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी से निर्माण हुआ है किसका, तो वो हुआ है गंगा के मैदान का, और इसको गंगा का ही मैदान कहा जाता है। इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, लेकिन अगर हमें गंगा का मैदान भी दिया जाए तो हम लोग उसको गलत नहीं करेंगे। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मैदान है, क्योंकि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद में चौथा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो इधर यूपी के इस साइड वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला क्षेत्र देखेंगे तो वो है गंगा का मैदान, और उसके राइट साइड वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसी से निर्माण हुआ है किसका, तो वो हुआ है ब्रह्मपुत्र के मैदान का, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो ये उत्तर के विशाल मैदान के 4 भाग किए गए हैं। कौन कौन से, यानी इसका विभाजन तो किया ही गया था और उसके भी उप विभाजन कर दिए, यानी उसके भी 4 उप विभाजन कर दिए। कौन से, एक तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, और वो किससे बना है, तो वो बना है सिंधु और उसकी सिंधु सतलज और उनकी सहायक नदियों से। फिर आता है दूसरा कौन सा, राजस्थान का मैदान। ये जो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका कुछ भाग राजस्थान के अंदर भी आता है, और वो कैसा है, तो वो है मरुस्थलीय, इसलिए इसको जो राजस्थान का जो मैदान है उसको मरुस्थलीय मैदान भी कहते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है गंगा का मैदान। ये जो गंगा का मैदान है ये किससे बना है, ये बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों से। जो यूपी के लेफ्ट साइड वाला जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदान है, और जो उसके राइट साइड वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से जो मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा ही निर्माण हुआ है किसका, ब्रह्मपुत्र के मैदान का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, यानी तीसरा जो उसका जो चौथा पार्ट था किसका, हमने भारत के भौगोलिक विभाजन कितने किए थे, तो वो किए थे 6। सबसे ऊपर कौन सा था, तो सबसे ऊपर था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आया था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, फिर था थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो पाया जाता है राजस्थान के अंदर, और फिर उसके बाद में चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कैसा है, यानी इसका आकार कैसा है, तो वो कैसा है, त्रिभुजाकार। आप लोग इंडिया के मैप के अंदर भी देख सकते हैं, जो कल मैंने आपको, और वो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने टॉपिक का नाम बताया था कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बताया था आपको हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, और उसके नीचे जो पिक्चर थी वो आप लोग जरूर से देखिएगा। उसके अंदर ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका आकार कैसा दिखाई देगा आपको, तो वो दिखाई देगा आपको त्रिभुजाकार, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है वो त्रिभुजाकार का है। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो वो हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। यानी जो उत्तर का विशाल मैदान था उसका निर्माण तो कैसे हुआ था, उसका निर्माण हुआ था नदियों से। यानी जो हिमालय से जो नदियाँ आती है और उनकी जो सहायक नदियाँ होती है उसी से निर्माण हुआ किसका, उत्तर के विशाल मैदान का। और उसके बाद में ये जो प्रायद्वीपीय भारत आता है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। यानी यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और उनके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके द्वारा ही निर्माण हुआ है किसका, तो निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत का। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, वो हुआ है ज्वालामुखी क्रियाओं से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत। पहला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो कौन सा है, तो वो है भारत का प्रायद्वीपीय भारत। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार और जो पर्वत है वो आते हैं भारत के दूसरे बड़े सबसे क्षेत्र में। सबसे पहला कौन सा है, तो वो है उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत
और दूसरा क्या है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में कुछ नहीं है, यानी आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यानी आज हमने जो पढ़ा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा फुल डिटेल से, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान था उसको हमने फुल डिटेल से समझ लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा आपके समझने लायक जो हो। और अब हम कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो कल की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी प्रायद्वीपीय जो पठार हैं और जो पर्वत हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। कौन सी क्लास के अंदर, कल की जो हमारी क्लास होगी यानी जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट 5 होगा उसके अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, उसके अंदर हम लोग ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसी को अच्छे से समझने वाले हैं। और हो सकेगा तो हम लोग उसके अंदर वो जो तटीय मैदान थे उनको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गई जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।